नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना का जहर अब रुकने का नाम तो ले रहा है। अब विश्व के कई देशों में क्योंकि इसका टीकाकरण लगातार जारी है, भारत में इसकी तैयारी हो रही है, जिसके लिए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में क्या क्या है ये भी जानेंगे कि टीके के लिए आखिर क्या क्या जरूरी है, सरकार क्या तैयारी कर रही है, राज्य को आखिर क्या तैयारियां करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना से हो रही नई बीमारी की भी। दिल्ली में फंगस की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्या है इसके साइड इफेक्ट, इसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात होगी ब्रिटेन की, क्योंकि वहां पर नए तरह का कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिससे कि वहां पर लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से बन गई है। आखिर ब्रिटेन के कुछ इलाकों में क्यों लगा कर्फ्यू, ये भी हम बात करेंगे, और क्यों आखिर कल से कर्फ्यू वहां पर लगाया जाएगा, इसकी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कदम को रोकने के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कोरोना वायरस महामारी से उबरने वालों को बाद में कई तरह की दिक्कतें हो रही है। एक ऐसे दुर्लभ और जानलेवा फंगल संक्रमण का पता चला है जो आंखों की रोशनी छीन लेता है। इसकी वजह से नाक और जबड़े की हड्डी हटानी पड़ जाती है। कुछ मामलों में ये दिमाग पर भी असर करता है, जहां 15 दिन में आधे लोगों की मौत हो जाती है। इसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 15 दिन के भीतर 13 ऐसे मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में टीकाकरण होने के बाद भी अब कोरोना का नया रूप देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों के पीछे कोविड-19 के एक नए टाइप को जिम्मेदार माना गया है। कोरोना वायरस का ये नया टाइप ब्रिटेन और यूरोप के कई अन्य देशों में फिर से कोरोना के नए केसों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान होने के चलते फिलहाल लंदन और इसके आसपास के इलाकों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन में सांसदों को बताया कि इन इलाकों में केवल 7 दिन में इस घातक वायरस संक्रमण के मामले दुगने की दर से बढ़ रहे हैं, इसलिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता थी। ऐसे में लंदन और इसके आसपास के इलाके में टियर 3 स्तर के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिसका मतलब लगभग पूर्ण लॉकडाउन से है। हैंकॉक ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान हुई है, जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में वायरस के तेज प्रसार का कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस नए प्रकार से संबंधित करीब 1000 मामलों की पहचान विशेषज्ञों ने की है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है, इसलिए अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की उसकी सहायक कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। कई देशों में टीकाकरण का काम जारी है, लेकिन नई समस्या भी सामने आ रही है। अब सवाल है कि कोरोना के बाद भी जानलेवा बीमारी से लोगों को दो चार होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो दरअसल बात कोरोना वायरस की होगी, क्योंकि कोरोना वायरस एक नए तरह का कोरोना वायरस आ रहा है, जिसने अब जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब पूरे ब्रिटेन को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश वो कर रहा है। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो भारत में भी जो कोरोना वायरस है उससे ठीक हुए मरीजों को अब कई तरह की दिक्कतें हो रही है। एक नई तरह की दिक्कत हो रही है, जिसको ये कहा जा रहा है कि अब ब्लैक फंगस है, यानी कि उससे ये भी बताया जा रहा है कि नाक, कान और गले में कई तरह की समस्याएं हो रही है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर किस तरह के लक्षण इसके होते हैं। एक तरफ हम तैयारी कर रहे हैं कोरोना को मात देने की, और दूसरी तरफ ये जो समस्याएं हैं वो मुंह बाहें खड़ी हुई है। कैसे इससे निपटा जाएगा, किस तरह की भारत सरकार की तैयारी है, डॉक्टर्स का इस पर क्या कुछ कहना है, आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर DR राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व उपाध्यक्ष IMA के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अरुण लखनपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है, एम्स से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अरुण, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत डॉक्टर राहुल भार्गव आपके साथ करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे ये जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज है,
ये ठीक हो रहे हैं। एक तरफ हम उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि आज अगर 22,000 केसेस सामने आए हैं तो 30,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन ठीक होने के बाद जब जो समस्या आ रही है वो ये कि अब ब्लैक फंगस जैसी जो दिक्कतें हैं वो मरीजों को हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कोरोना से ठीक होने के बाद भी हम ये ना अब अपने आप को समझे कि हम पूरी तरह से ठीक हैं? देखिए, बहुत ही पर्टिनेंट ये बात समझना कि कोरोना स्टार्ट किया है, इलाज में हम सेवन देते हैं, प्रेडनिसोलोन, मेथाजोन है, रिकवरी। डॉक्टर राहुल, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इस वक्त राय साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर राय, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी मैं राहुल भार्गव से कर रही थी। क्या पूरी तरह से ठीक होने के बाद, कोरोना से नेगेटिव सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी, क्या हम ये समझें कि आने वाले वक्त में हमें ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारी है वो जकड़ सकती है? ये ना समझे कि पूरी तरह से हम ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये वाकई में डॉक्टर समाज के लिए भी चिंता का विषय है और समाज के लिए तो है ही। हाँ। देखिए, जो व्यक्ति एक कोरोना की बीमारी से छुट्टी ले लेता है अस्पताल से जाने के बाद, 10-15 दिन के बाद अगर वो दोबारा बीमारी से ग्रसित हो जाता है, आता है, तो डॉक्टर भी उसको देख के हैरान हो जाता है कि नई प्रकार की बीमारी उसके अंदर आ गई है। जैसा कि अभी आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में भी कहा कि ब्लैक फंगस, जिसको क्या म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं, जिसको पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था, ये बहुत ही रेयर फंगस है लेकिन बड़ा ही डेंजरस है। अब उसके अंदर क्या देखा गया कि ये ब्लैक फंगस जो है नाक के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर, और उसके बाद ये है सांस की नली के द्वारा फेफड़ों में भी चला जाता है और ब्रेन में भी चला जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसके अंदर देखिए 15 दिनों के अंदर इन लोगों ने 13 केसेस देखे। उन 13 केसेस के अंदर 5 की तो डेथ हो गई, 3 की आई साइट खत्म हो गई, क्योंकि आयुष में चला जाता है, उसकी जो आर्टरी सप्लाई है उसके अंदर बन जाता है। तो ये वाकई में डॉक्टर समाज यानी कि मेडिकल फील्ड के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि हम इस बीमारी से किस प्रकार से निपटेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वक्त तक दवाइयां खाते रहते हैं, इर्रेशनल यूज भी हो जाता है, और दवाइयां कुछ ऐसी दी जाती हैं जो हमारी कहना चाहिए कि क्षमता, जो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम कर देती है, बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो कम कर देती है, और जाहिर तौर पर ये एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको हमारी आवाज मिल पा रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ, और सवाल यही है, हाँ जी, सवाल यही है कि जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राय साहब कर रहे थे, उनका कहना है कि ये जो बीमारी है, एक तरफ हम कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अगर कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो ये कितना चिंता का विषय है सर? नेहा जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये फंगस जो है, ये फंगस कोरोना की वजह से नहीं हो रही। दो चीजों को डिफरेंशिएट करिए, ये कोरोना की वजह से नहीं हो रही। ये फंगस जो कोरोना का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें स्टेरॉइड प्रमुख है, ये उसके कारण हो रही है। और हम जानते हैं कि स्टेरॉइड जब हम देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, किडनी पेशेंट को, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, तो म्यूकरमाइकोसिस का इंसिडेंस 5 से 10% होता है। और म्यूकरमाइकोसिस सबसे ज्यादा खतरनाक फंगस में से मानी जाती है, जो इरोड करती है, जो कि नाक को इरोड करती है, ब्रेन तक पहुंचती है और आंख तक पहुंचती है। इसीलिए बार बार डॉक्टरों से ये निवेदन किया जा रहा है कि स्टेरॉइड को 8 से 10 दिन से ज्यादा ना दें, माइल्ड डिजीज में ना दें, सिर्फ सीवियर डिजीज में दें, और वो भी 10 दिन से ज्यादा ना दें, और उसके साथ में डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करें। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस, हम जानते हैं कि एक बहुत खराब और रेयर फंगस है जिसके लिए एम्फोटेरेसिन नामक दवाई देनी पड़ती है। ये बात जानना सारे डॉक्टरों के लिए और लोगों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसीलिए बार बार डॉक्टर अरुण लखनपाल जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये जो नई बीमारी इजाद हुई है, ये जो नया फंगस, ब्लैक फंगस जिसे कहा जा रहा है, ये कोरोना की वजह से नहीं बल्कि ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? बिल्कुल, ये म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। हाँ। ये बीमारी जो जैसे भी मरीज जिनमें की इम्यूनिटी कम हो, जैसे वो HIV के मरीज
चाहे वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के मरीज हों या ऐसे मरीज जिनका कैंसर के लिए कीमोथेरेपी चलती हो, उन सारे मरीजों में भी एक रिस्क रहता है म्यूकरमाइकोसिस का, जिसकी की मोर्टेलिटी दवा देने के बावजूद भी बहुत है और कई बार सर्जरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही एक मैसेज आप अपने श्रोताओं को दें कि कोरोना की बीमारी से नेगेटिव होना एक इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं है कि उसको लेके आप बिल्कुल बेधड़क होके घूमें और अपने सेहत के तरफ से बिल्कुल जो है उसे निग्लेक्ट करें। क्योंकि आगे चल के मुझे अंदेशा है, क्योंकि हमने ऐसी दवाइयां स्टेरॉइड के अलावा टोसिलिजुमैब वगैरह भी इस्तेमाल की हैं जो कि टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी को दबाती हैं। और हिंदुस्तान जो है वो एक टीबी एंडेमिक कंट्री है और ये आगे जाके हमें पता चलेगा कि टीबी के फ्लेयर अप के कितने केसेस सामने आते हैं। तो यस, ये नई बीमारी नहीं है और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि हालांकि स्टेरॉइड और हेपेरिन की एक बचाव, एक इलाज है कोरोना के लिए, बट उसकी जो रेकमेंडेड डोज है उसको डॉक्टर्स वर्कआउट करें, स्टिक करें और अगर लंबे समय तक देना हो तो वो लोअर डोज पे लेके इन इन्फेक्शन के जो प्रति है जागरूक रहें। ठीक है डॉक्टर डी.आर. राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अरुण जी कर रहे थे। क्या हमने जब ये कोरोना वायरस आया शुरुआती दौर में, इस वायरस को समझने में वक्त लगा, फिर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए गए, कौन सी दवाई बेहतर है, किस दवाई से जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, क्या ये जो दवाई देने का जो डिसीजन लिया गया या जो दवाइयाँ दी गई, क्या डॉक्टर राय ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया क्या? क्या आज ये जो स्थिति देखने पड़ रही है हमें इसी वजह से देखनी पड़ रही है कि ये ब्लैक फंगस जैसी दिक्कतें अब लोगों को हो रही है? नहीं, इसको मैं ऐसे मत लीजिए, आप ऐसे लीजिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रकार का वायरस था जिसके बारे में विश्व को किसी को कुछ पता नहीं था और जब अचानक पूरा संसार इसकी ग्रसित हो गया तो उस वक्त हिट एंड ट्रायल वाली ट्रीटमेंट चालू की गई। कोई कारगर दवाई तो आज 1 साल बीतने के बावजूद भी हमारे पास एक दवाई ये नहीं है कि तुम ये दवाई खा लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे जैसे सिम्टम्स आते रहे और सिम्टम्स भी रोज रोज इसके बदलते रहे। देखिए, हमारी ICMR ने, हमारी गवर्नमेंट ने भी वक्त वक्त के ऊपर एडवाइजरी हमको बताई, एडवाइजरी इशू कि आज इसके अंदर नए सिम्टम्स आ गए, इसको संभालिए। उसके बाद ये दिया तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन आ गया, ये देखिए एंटीवायरस मेडिसिन दी गई और जो क्रिटिकल पेशेंट हो गए उनके अंदर प्रेडनिसोलोन, बीटामिथाजोन, डेक्सामेथासोन वगैरह का बहुत यूज हुआ। जैसे भी डॉक्टर साहब पहले भी कह रहे थे कि कुछ दवाइयां जो कैंसर के पेशेंट हैं वो उनकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, ये ब्लैक फंगस तो पहले ही होता है तो इसको ग्रो करने में, इरोड करने में उसको बड़ी हिम्मत कहना चाहिए, चांस मिल जाता है और जब ये फैल जाता है तो ये बड़ा कहना चाहिए वो कंट्रोल नहीं हो पाता जिसकी वजह से। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बोले, या ये जरूर बात है कि इस वायरस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ठीक है, और हर आदमी ने क्योंकि ये बीमारी कोई नई नहीं है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अरुण भी कर रहे थे, डॉक्टर राहुल भार्गव भी बता रहे थे, आपने भी हमें बताया। लेकिन डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये कहा गया कि आपने ही कहा कि कोरोना की वजह से ये बीमारी हो रही है, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट की वजह से बीमारी हो रही है। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो बीमारी है, क्या हम ये माने कि जिनको एक गंभीर बीमारी पहले से थी, जो डायबिटीज के पेशेंट रहे या फिर किसी और बीमारी से ग्रसित रहे, उन पेशेंट्स को ये बीमारी जल्दी ले रही है अपनी पकड़ में, या फिर यूं कहें कि एक जो उम्र दराज पेशेंट थे उनको ये बीमारी जल्दी ले रही है अपनी पकड़ में? कैसे पेशेंट्स जल्दी इसके संक्रमण में आ रहे हैं? नेहा जी, थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा इसमें। जो भी डायबिटिक पेशेंट है जिनको स्टेरॉइड दिया जाता है, जिसकी किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है और एल्डरली है, उन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और म्यूकरमाइकोसिस बहुत एग्रेसिव फंगल इन्फेक्शन है। आप एक बात देखिए, वर्ल्ड में एक ही दवाई की ट्रायल है जो कि ट्रायल है डेक्सामेथासोन की, और आज भी हम देखें तो IMA को इंटरवीन करना चाहिए ये बोलने के लिए कि हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन का सेवन नहीं करेंगे। मैं एक अपने इंदौर पेशेंट की बात बताना चाहूंगा जिसको 25 दिन तक स्टेरॉइड चलती गई
स्टीरॉइड देने के लिए 10 दिन से ज्यादा का डेटा नहीं है। तो ये आइट्रोजेनिक है, मतलब नहीं, जो ऐसे जो डॉक्टर्स इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो उनको खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए किस तरह के पेशेंट्स को कितने दिनों तक इस तरह की डोज देनी चाहिए, एडवाइजरी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्या ऐसे डॉक्टर्स सर क्या मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? अब इस तरह की दिक्कतें मरीजों को हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, सिस्टम इसके लिए बहुत कुछ हद तक, क्योंकि जानकारी पूरी कोविड के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है। सिस्टम शायद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एडवाइजरी निकालने के बाद भी देश में रैम्पेंट यूज ऑफ स्टीरॉइड हो रहा है। आप देखिए 70 से 80% लोगों को भले ही माइल्ड डिजीज हो, उस पर डेक्सामेथासोन खिलाई जा रही है। तो इस समय जरूरत है आईएमए को और सरकार को इंटरवीन करने के लिए और स्टीरॉइड को मॉर्फिन की तरह रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि किसी भी आदमी को बिना बताए कितने दिन तक दवाई चल रही है नहीं मिलेगी। बिल्कुल, इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि कौन से मरीज को कौन सी दवाई दे रहे हैं, कितने दिनों तक दे रहे हैं, और ये भी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वो मरीज पहले से कौन सी बीमारी से ग्रसित है और कितनी उसकी उम्र है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो बीमारी खत्म करने की दवाई है वो देनी चाहिए, लेकिन बाकी सब चीजों का भी इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात दरअसल आज कोरोना वायरस की हो रही है। कोरोना वायरस में जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद किस तरह के साइड इफेक्ट निकल के सामने आ रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अरुण, सवाल इस बात को लेकर है कि सर, जिस तरह की बातें अभी हो रही है, जिस तरह के वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, टीकाकरण की हम बात करते हैं, तैयारियों की हम बात करते हैं, लेकिन इस बीच सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हम ये माने कि कोरोना की पर्टिकुलर अगर वैक्सीन आ जाती है या फिर लोगों को लगनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद इस तरह के साइड इफेक्ट की उम्मीद ना की जाए या फिर संभावना ना रहेगी? जी देखिए, डॉक्टर अरुण जी, देखिए जो बेसिक साइड इफेक्ट हैं वो फेज 1 और 2 और रैपिड अप्रूवल प्रोसेस में जहां वैक्सीन को बनने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, वहां हमने कुछ ही महीनों में हमारे पास ऐसे 5 कैंडिडेट हैं, इंक्लूडिंग जो भारत की वैक्सीन है जो कि बहुत जल्द ही मार्केट में आने वाली है। अब इनमें जो मेजर साइड इफेक्ट होंगे वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, और ये हम कितना भी लंबा ट्रायल कर लें वो पहले बता पाना संभव नहीं होता, वो पता चलता है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स में। बट मुझे उम्मीद है कि जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि एनाफाइलैक्सिस वगैरह, ये इनिशियल फेज जो है ट्रायल के, उनमें जो है इन्हें देख लिया गया होगा। और अक्सर ये जो वैक्सीन आ रही हैं इनमें कोई जिंदा वायरस का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सारे mRNA बेस्ड या फिर ये इनएक्टिवेटेड सब यूनिट वैक्सीन हैं जिसमें कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम है, बट रिएक्शन और साइड इफेक्ट का खतरा जो है वो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर फेज 3 ट्रायल कुछ महीनों तक जो कंप्लीट हो चुके हैं और जितने हजार लोगों में जो ट्रायल हो चुके हैं उनसे लगता है कि ये वैक्सीन काफी सेफ रहने वाली, और जिन्हें ये दी भी जाएंगी जो कि हमारे वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, यानी बच्चों को छोड़ के जो बुजुर्ग हैं जिन्हें ऑलरेडी कई बीमारियां हैं और हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनमें की रिस्क बीमारी लगने का ज्यादा है, उनमें आई थिंक हमें अगर रिस्क और बेनिफिट को अगर हम वे करें तो वैक्सीन लेने में हमें घबराना नहीं चाहिए। वैक्सीन लेने में घबराना नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है यहाँ पर, क्योंकि ना सिर्फ भारत में, क्योंकि भारत में हमने देखा कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में सब लगभग 15 दिनों में 13 ऐसे मामले सामने आ गए जहां पर ब्लैक फंगस की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि सर ऐसे जब पेशेंट सामने आ रहे हैं, लगातार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है एक नया वायरस था, उसको समझने में वक्त लगा, ऐसे में तमाम तरह की दवाइयां दी गई, लेकिन इस बीच कम से कम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती, डॉक्टर राय, कि कौन से डोजेज आप दे रहे हैं और उसको कितने दिन तक देना चाहिए इसकी समझ के साथ ही दिया जाए। लेकिन ऐसे में अगर ये जो केसेस सामने आ रहे हैं जिनकी जान जा रही है, 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें आंखों की रोशनी चले गई है, बताया जा रहा है कि जो जबड़े की हड्डी है वो खराब हो गई है,
तमाम तरह की जो दिक्कतें लोगों को आ रही है, एक जो नाक से सांस नहीं लिया जा रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, ये तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है डॉक्टर डी आर आई? देखिए, जिम्मेदार तो सबसे पहले आप ये कहिए कि कोरोना जिम्मेदार है। उसे वायरस की कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, और डॉक्टरों ने उसके बावजूद, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे अरुण जी, कि जब 5 से 10 साल लग जाते थे हमको वैक्सीन बनाने में, आज की साइंस ने और आज के डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने मिलकर इसको 6 महीने के अंदर पॉसिबल कर दिया। 216 ब्रांड आज पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन बना रही हैं, और जिसके अंदर 8 वैक्सीन आज की तारीख में 3rd स्टेज के अंदर आ गए हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि डॉक्टरों का दोष। डॉक्टर, देखिए, अभी आपने मेरे से एक बात और पूछी कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए डोज कितनी दी जाए। जब एक मरीज हमारा सीरियस कंडीशन के अंदर वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है, गैस्ट्रिक कंडीशन में पहुंच जाता है, और उसको बाद हमको मालूम होता है कि हमको स्टेरॉइड तो देनी पड़ेगी। एक तरफ हमारा दिमाग ये कहता है स्टेरॉइड दो, दूसरी तरफ हमारा ये दिल कहता है यार इसको 10 दिन से पहले दे रहा हूं, अगर और दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त डॉक्टर के लिए डिसीजन क्या है, इसको बचाना है। जिस वक्त अगर एक डोज और देने के बाद अगर पेशेंट को 2 दिन और स्टेरॉइड दे देते हैं, पेशेंट अगर रिवर्स हो जाता है तो कम से कम बचा लेंगे, बाकी की कॉम्प्लिकेशन हम दोबारा ठीक करते रहेंगे। तो इस वक्त जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे हुआ है। किसी के आज भी हमारी आईसीएमआर ने एक गाइडलाइन हमको नहीं दी है कि आप ये दवाइयां दे दीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आईसीएमआर को छोड़िए, पूरे विश्व के अंदर किसी ने, जो कि अमेरिका की सबसे एडवांस कंट्री मानी जाती है मेडिकल फील्ड के अंदर, ब्रिटेन को माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, वहां की हालत देख लीजिए क्या है। वहां के हालात भी खराब है। लेकिन ब्रिटेन की आपने बात की है डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को है कि ब्रिटेन में भी एक नई किस्म का कोरोना वायरस निकल के सामने आया है, और वो ये कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है, जिसकी वजह से कल से एक बार फिर से वहां पर लॉकडाउन की स्थिति है, कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, ये नए किस्म का वायरस अगर फिर पूरी दुनिया में फैलता है या फिर तेजी से अपना पांव पसारता है, तो ये कितनी बड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है? देखिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसे हर साल लगवाई जाती थी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस म्यूटेट करता है, वैसे ही पिछले 9 महीनों में ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस म्यूटेट करता है, और कई का वायरस एक्टिव है और मोर्टेलिटी ज्यादा है। शायद गुजरात और बॉम्बे में वही वायरस था जिसकी वजह से शुरुआत के दिनों में बॉम्बे में ज्यादा मोर्टेलिटी देखी गई और ज्यादा नंबर देखे गए। अब तो वायरस है वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है। उसी के मद्देनजर ब्रिटेन में अगेन लॉकडाउन लगाया गया है। जर्मनी में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पूरे 10 जनवरी तक लगा दिया गया है, की छुट्टियां देखते हुए। है कि आगे अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कोरोना वायरस किस प्रकार से म्यूटेट करेगा और किस प्रकार से आगे आने वाला में वो बिहेव करेगा, ये कोई नहीं जानता है। बट हाँ, शुरुआती लक्षण ये कहते हैं कि कई जगहों पे वो म्यूटेट करके फास्ट है और कई जगहों पे वो लेस सीवियर वर्जन है, जो इंडिया में इस समय चल रहा है। बट इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर राय से मैं बात से वाकिफ रखता हूँ, एक बात जरूर है, म्यूकरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस और कंटिका की इन्फेक्शन मई के महीनों से पूरी दुनिया देख रही है, और ट्रायल में सिर्फ डेक्सामेथासोन 2 mg जिनमें 3 बार 10 दिन तक की डोज दी गई है। जब हम रिफाइंड की डोज देते हैं उससे म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ चुके हैं। तो ARDS में स्टिफ लंग की बात चल रही है, बहुत सारी जगहों पे 30-40% में भी फंगस पाई गई है। अगर आप डेटा देखते हैं तो बिल्कुल, ये जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन डॉक्टर अरुण लखनपाल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर, जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण, क्या वाकई आपको लगता है कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई जो दवाई है उससे 2 महीने तक इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, किसी दवाई से 3 महीने तक बढ़ी रहेगी, लेकिन ये 2 और 3 महीने का जो अंतराल है, क्या वाकई आपको लगता है कि कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब होगा भारत में? क्या ये 2 और 3 महीने तक इम्यूनिटी अगर बिल्डअप करेगा, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना को मात देने के लिए दवाइयाँ सफल साबित होगी? देखिए, दवाइयों से आपका मतलब वैक्सीन से। नंबर 1, अभी तक जितने भी 1 साल में हमें इंफॉर्मेशन मिली है जी, जितने भी लोग रिकवर किए हैं कोरोना वायरस से, उनकी एंटीबॉडीज मैक्सिमम 150 यानी मीन 120 से मैक्सिमम 150 दिन तक रहती है।
और इसीलिए प्लाज्मा भी लिया जाता है वो उन्हीं मरीजों से लिया जाता है जो रिकवर करके 3 महीने के अंदर हो। पर इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडी की नहीं होती, एक सेलुलर इम्यूनिटी भी होती है जो अक्सर वैक्सीन से बनती है और लाइफ लॉन्ग या लॉन्गर लास्टिंग होती है। अब हमें ये नहीं पता कि जो वैक्सीन आएंगी वो क्या जनरेट करेंगी और एंटीबॉडी से प्रोटेक्शन वेन होने के बाद भी जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो हमें कितना प्रोटेक्ट करेगी। अब कोरोना वायरस तो आए साल से ऊपर हो गया, पर रीइंफेक्शन के जो केसेस हैं वो बहुत मामूली और बहुत कम आए हैं। तो इसलिए हमें जब तक वैक्सीन की इफेक्टिविटी ना पता हो, जब तक हमें एक कारगर ट्रीटमेंट हमारे हाथ ना लगे, तब तक हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है इसको नहीं छोड़ना है। अब ये जो आप सेकंड वेव, यूरोप में थर्ड वेव देख रहे हैं, फिर से लॉकडाउन हो रहा है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ये जो उन्होंने अनलॉक किया और स्कूल खोले उसकी वजह से भी हो सकता है, और दूसरा जो ये वायरस की दूसरी स्ट्रेन आ रही है, क्योंकि ये वायरस है और वायरसेस नोटोरियस होते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यानी वो बहरूपीय होते हैं, वो अपना रूप बदलते हैं। इसीलिए सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस का भी शॉट हमें हर साल लगवाना पड़ता है। तो सारी वायरसेस जिंदगी भर के लिए हमें जो है निजात नहीं देती हैं कि इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग लास्ट करे। कई जो हैं वो अपना रूप साल में, 2 साल, 5 साल में वो बदलती है। लेकिन डॉक्टर अरुण, एक छोटा सा सवाल और मेरा आपसे है कि जैसे ब्रिटेन में ही कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का ये जो दूसरा रूप देखा जा रहा है या सेकंड या थर्ड वेव जिसको कह रहे हैं, सर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये अलग अलग वेव जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, ये क्या और ज्यादा घातक होती जाती है वक्त के साथ? क्या जरूरी नहीं है। हाँ। ये डिपेंड करता है कि वायरस में कितना चेंज आया है। जैसे कि जो अभी नई स्ट्रेन जो सिर्फ यूके में अभी देखने को मिली है, उसमें जो एक थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि वो वायरस की इफेक्टिविटी को कम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें बदलाव नहीं आता। पर अगर वायरस के आरएनए में या उसकी विरुलेंस में आगे चल के चेंज आता है तो हो सकता है कि डेथ रेट भी बढ़े। बट फिलहाल इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है यूके में, पर उसका जो डेथ रेट है वो अभी उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर राहुल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात से वाकिफ रखता हूँ डॉक्टर अरुण की, कि जो वायरस पाया गया है यूके में उससे कहीं ये नहीं दिखाया कि वो नई वैक्सीन जो अभी बनी है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आएगा। वैक्सीन कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है वो इन्फेक्टिव जरूर है, पर उसका स्ट्रक्चर इतना चेंज नहीं हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल इतना चेंज नहीं हुआ कि वैक्सीन उस पर काम ना करे। पर जरूरत अभी भी इस बात की समझने की है डॉक्टर अरुण। 2 चीजें से बताना चाहूंगा। अब गुड़गांव में हमारे कुलीग जो है, एक डॉक्टर और 2 नर्स, उनको 6 महीने बाद दोबारा कोरोना वापस से पॉजिटिव आ गया है। और इस बार हालांकि अभी सीवियर नहीं है, 4-5वें दिन पे बुखार सेटल कर गया है, बट हाँ दूसरी बार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा एंटीबॉडी टाइटर जुलाई के महीने में 12 था, उसके 2 महीने बाद वो 8 हुआ और नवंबर में वो 6 आ गया। तो वैक्सीन भी शायद इसी तरह से काम करेगी कि 3 से 6 महीने तक वैक्सीन चलेगी, बट अभी कोई ये नहीं जानता कि वो टी सेल को स्टिमुलेट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। ये आगे देखना बाकी है। नहीं, सवाल वही है डॉक्टर राय, सवाल यही है मेरा कि जिस बात का जिक्र, क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं कि जो वैक्सीन का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी डॉक्टर अरुण ने कहा कि तकरीबन 150 दिनों तक वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बाकी अपने सेल्स होते हैं जो कि और ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम वैक्सीन की ही खास तौर पे बात करें तो क्या ये वैक्सीन एक उस चेन को तोड़ने में, जिस बात का जिक्र लगातार किया जाता है कि कोरोना की चेन अगर टूटी तो जाहिर तौर पर वो जो आंकड़े हैं उसमें कमी आ सकती है, लेकिन क्या ये वैक्सीन उस चेन को तोड़ने में कामयाब होगी? बिल्कुल ठीक कहा, और ये वाकई में हम डॉक्टर समाज के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि अगर अभी आप जो हमारे इस वक्त मार्केट के अंदर 8 वैक्सीन बहुत ही पब्लिसाइज हो रहे हैं, फाइजर को ले लीजिए, मॉडर्ना को ले लीजिए, बायोटेक को ले लीजिए, लेकिन किसी भी कंपनी ने ये नहीं कहा कि मेरे 3rd डोज के बाद इसकी इम्यूनिटी 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 1 महीना रहेगी, 2 महीना रहेगी। कल की खबर जरूर हमने पढ़ी है कि स्पुतनिक वी वाले ने ये बोला है कि इसकी इम्यूनिटी 2 साल रहेगी, लेकिन जब अभी तक हमने वैक्सीन दिया नहीं और वैक्सीन के 2 साल देने के बाद 2 साल का टाइम भी नहीं बीता,
आप अभी से कैसे कह सकते हो कि 2 साल उसकी इम्यूनिटी रहेगी? ये बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। डॉक्टर समाज के लिए भी हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अगर दिया जाएगा, इस इंप्रेशन से दिया जाता है कि कम से कम 6-8 महीने वो आदमी दोबारा उस बीमारी से ग्रसित ना हो। हाँ। अगर उसकी इम्यूनिटी 15 दिन में खत्म हो जाती है, 1 महीने में खत्म हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है। और तभी बार बार कहा जा रहा है वैक्सीन भी आ गया है, ये मत सोचिए कि कोरोना से आपने जीत ले ली है। आपको वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी मास्क को लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, हैंड हाइजीन को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको तमाम जो चीजें अभी आप फॉलो कर रहे हैं उनको आगे कैरी ऑन करना पड़ेगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए डॉक्टर साहब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात अब कोरोना वायरस की क्योंकि हो रही है, कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में पूरा देश लगा हुआ है, भारत सरकार लगी हुई है, और ऐसे में कैसे वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचे इसकी भी लगातार कोशिशें की जा रही है, उसके लिए भी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है उसे डॉक्टर्स कैसे देखते हैं, ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर अरुण, सवाल इस बात को लेकर है कि जो वैक्सीन के लिए या फिर यूं कहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से, कैसे इसे देखते हैं आप एज अ डॉक्टर? जो गाइडलाइंस हैं उसमें जो ससेप्टेबल ग्रुप, इसमें कि हेल्थ केयर वर्कर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स और इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स हैं, और वो लोग जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि बिल्कुल सही। सेकंड है वायरस का चयन, जो वैक्सीन का चयन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी गाइडलाइंस जो है अभी वो क्लियर नहीं है कि कितनी डोजेस कैसे लगेंगी, और रिमोट एरिया के जो पेशेंट्स हैं वहां तक वैक्सीन और उसका जो कोल्ड चेन है उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। जो रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन हैं जो कि भारत खुद बनाएगा, या अगर ऑक्सफोर्ड वाली एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लेता है तो वो फ्रीजिंग से जस्ट अबव फिर भी मेंटेन हो जाएगी। बट फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री पे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा पाना अपने आप में एक चैलेंज होगा। और सेकेंडली जो रजिस्ट्रेशन है जिसका पोर्टल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एटलीस्ट दिल्ली के लिए अभी खुला था, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी ही शुरू करके आइडेंटिफाई करना होगा कौन से एट रिस्क ग्रुप्स को ये वैक्सीन देनी है, और फिर ये वैक्सीन कौन सी होगी और कितनी डोज लगेंगी, इस पे अभी मुझे भी ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। जी जी ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है, कोविन रजिस्ट्रेशन कराना होगा वरना वैक्सीन नहीं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि क्या गांव कस्बे के लोग इतने हाईटेक है क्या सर कि कोविन रजिस्ट्रेशन वो करवाएं वैक्सीन को लेकर? ये कितना चैलेंजिंग होगा? ये पहला शुरुआती दौर है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद हम वैक्सीन दे सकते हैं। ये बहुत सकारात्मक कदम है सरकार के, जिस प्रकार से सरकार चुनौतीबद्ध तरीके से वैक्सीन लास्ट आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सारी वैक्सीन ये बताती है कि हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट को रिड्यूस नहीं कर रहे। इसलिए हो सकता है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट था कि 70% लोगों को लगा दीजिए, अपने साथ में सुरक्षा चक्र बना लीजिए और आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शायद ध्वस्त होता दिख रहा है वैक्सीन से। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को पहले चरण में और दूसरे चरण में वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और दूसरे चरण की वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल ध्यान से समझिए, सूचकों को समझना जरूरी है कि दूसरी वैक्सीन के बनाने के 14 से 15 दिन बाद ही इम्यूनिटी स्टार्ट होगी। मतलब अगर 1 जनवरी को आप लगाते हैं तो 15 फरवरी के बाद ही नहीं। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को वैक्सीन की जरूरत होगी और सभी को वैक्सीन देना यहाँ पे अनिवार्य होगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तो ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगे। ये अगर जो चेन है वो टूटने में कामयाब हम हो जाते हैं, तोड़ने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो कोरोना की वैक्सीन देना सभी को जरूरी नहीं है। डॉक्टर D.R. राय साहब, बहुत बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं। सरकार ने बड़ा रोड मैप बहुत अच्छी तरह से बना दिया है। 36 स्टेट्स के अंदर TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो कि इस प्रकार से हम जो वैक्सीनेशन किस प्रकार से किया जाएगा
उसकी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि मैं IAM से इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास सारी खबर है। 36 स्टेट्स के अंदर वो ट्रेनिंग पार्ट पूरा हो गया है। सरकार ने 29,000 सेंटर्स बना दिए हैं जो कि जहां पर वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज के अंदर, पहले शॉट के अंदर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। हाँ। एक सेंटर के ऊपर एक दिन के अंदर 100 लोगों को दिया जाएगा, वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद। और जिसको दिया जाएगा उसको टाइम से बुलाया जाएगा और इंजेक्शन लगवाने के 30 मिनट तक उसको उसी सेंटर पे रहना पड़ेगा। जहां तक कोल्ड स्टोरेज का सवाल है, सरकार ने 85,000 कोल्ड स्टोरेज की चेन व्हीकल्स और बना दिए, कंटेनर्स बना दिए, जो एक सिटी से दूसरी सिटी पर ले जाएंगे, स्टेट्स के अंदर वो स्टोर करेंगे और लास्ट माइलेज तक। कोल्ड स्टोरेज से मतलब ये भी है ना कि अगर फाइजर आती है तो -70 डिग्री टेम्परेचर में रखना होगा। के बारे में जहां तक कोल्ड स्टोरेज का मतलब यही है ना कि सर किस तरह से आप टेम्परेचर को देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर अरुण ने कहा, गांव देहात कस्बे तक पहुंचाना दवाई को या फिर वैक्सीन को, सर ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के। -70 डिग्री वाला फाइजर का वैक्सीन हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े मेट्रो सिटीज की बात को छोड़ दीजिए, वो हम किसी हालत में भी उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे और वो पॉसिबल भी नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर अरुण कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर TRI की बातों से? डॉक्टर अरुण के लिए भी -18 डिग्री चाहिए। ठीक है डॉक्टर अरुण आवाज मिल पा रही है? हमारा जो ऑक्सफोर्ड का -2 to 8 डिग्री वाला हमको सूट करता है, हम उसी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, पिरामिड वाला हमको सूट करता है। ठीक है डॉक्टर अरुण आवाज मिल पा रही है आपको? जो AZT122 यानी कि जो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, ये सबसे ज्यादा रिसर्च है। हालांकि ये mRNA बेस्ड ही है, बट ट्रायल्स में सबसे आगे यही वैक्सीन है। और कोल्ड स्टोरेज के हिसाब से भी हिंदुस्तान को यही सबसे ज्यादा सूट करती है। हाँ, सेकेंडली जो इंडिया की वैक्सीन होगी, जो कि आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होगी, उसके लिए भी आपको फ्रीजिंग से जस्ट थोड़ा सा ऊपर का ही टेम्परेचर है। और ये सारी सुविधाएं इंडिया का, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और ये सारी सुविधा हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल। आई थिंक चैलेंज रहेगा टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना और जिस वॉल्यूम में हमें ये वैक्सीन चाहिए। क्योंकि हमारा टारगेट है हर्ड इम्यूनिटी। ये जो आप पिछला सवाल पूछ रहे थे कि सारी जनता को कैसे वैक्सीनेट किया जाए, पूरी पॉपुलेशन में एक पैंडेमिक को रोकने के लिए हमारा टारगेट मिनिमम 60% लोगों में इम्यूनिटी जनरेट करना है, चाहे वो इन्फेक्शन के एक्टिव हो या वो पैसिवली वैक्सीन द्वारा दी गई हो, तब जाके किसी भी पैंडेमिक या इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रुकता है। बिल्कुल। तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया डॉक्टर अरुण। आपने कहा कि पॉपुलेशन को टारगेट करना, वो पॉपुलेशन जिसको वाकई जरूरत है इस वक्त वैक्सीन की। ऐसे में कोरोना वैक्सीन पहले चरण में किन्हें दी जाएगी, ये तो कैटेगराइज किया गया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार ने मतदाता सूची खंगालने का भी फैसला किया है, जिससे कि ये साफ हो सके कि 50 से ऊपर कौन कौन है और कितने व्यक्ति है, कहाँ पर है, उन तक वैक्सीन कैसे पहुंचे, इसकी पहले पूरी कहा जा सकता है कि रूपरेखा तैयार की जाएगी। डॉक्टर राहुल भार्गव, ये जो फैसला है सरकार का कि मतदाता सूची खंगाली जाएगी, जिसके आधार पर ये कहीं ना कहीं तय किया जाएगा कि कहाँ पर और किस तरह से जो वैक्सीन है वो पहुंचाई जाए, किनको सबसे ज्यादा जरूरत है, ये फैसला सर कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक स्टेप है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्लानिंग। मतदाता सूची, आधार कार्ड, कितने एरिया में क्या कौन सा प्रकार का वायरस है, मोर्टालिटी डेटा क्या है, कौन से सब ग्रुप है जिससे सबसे ज्यादा मोर्टालिटी हुई है, इनको चर्न करके पहले फेज में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन उनको दी जाए, ताकि जो 300-400 लोग रोज मृत्यु हो रही है उनको बचाया जा सके। बिल्कुल। दूसरी चीज, इकोनॉमी को खोलने के लिए भी ये जरूरी है कि किस तरीके से लोगों को डर हटा के हम मजदूरों को फैक्ट्री तक पहुंचा पाए। तीसरी चीज, जो डॉक्टर्स है, जिसमें 600-650 डॉक्टरों की अभी तक जान जा चुकी है, जो कोरोना योद्धा थे, जिसे शायद सरकार ने पार्लियामेंट में उतना सम्मान नहीं दिया, उन लोगों के लिए आज रिडेम्पशन पॉलिसी है, जहाँ पे पहले उनको लगा के
ताकि लग जाए और वो लोगों की सेवा कर पाए। क्योंकि इतने 9 महीने के पैंडेमिक में फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, वो डॉक्टर हो या नर्सेज हो, वो काम करते करते पीपी की चैलेंजिंग तो है ही, जाहिर तौर पे चुनौतियां बहुत है, बहुत चैलेंजेस यहाँ पर देखी जा रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा, वाकई ये एक बड़ा सवाल बन जाता है और यहाँ पर ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन तैयारियां सरकार इसके लिए कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है, इसमें ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी सरकार कर रही है। हर एक पहलू पर नजर है, हर एक कड़ी पर नजर है और बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी ये कहा जा सकता है कि गलती के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार एक बेहतर और सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात कोरोना वैक्सीन की हो रही है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर कोरोना वैक्सीन अगर भारत में आएगी तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है और किस तरह से वो लोगों तक पहुंचेगी, इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर डी.आर. राय साहब आपसे है, कोरोना वैक्सीन की सेफ्टी के लिए क्या लगता है आपको, किस तरह के इंतजाम होने चाहिए और किस तरह के इंतजाम है? देखिए, मैंने कहा कि ये पहला वैक्सीन दिया जाएगा जिसके ऊपर बहुत सी चर्चा हो रही है और सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा गया है कि एक सेंटर के ऊपर एक दिन में सिर्फ 100 व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जाएगा और जिस जगह पर दिया जाएगा वहां पर एक ही कंपनी, जैसे आप सपोज करो दिल्ली का नाम ले लेते हैं, तो दिल्ली के अंदर एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा, वो पूरी दिल्ली के अंदर वही कंपनी के वैक्सीन सबको लगाए जाएंगे। एक सेंटर के ऊपर 100 रजिस्टर्ड आदमियों को बुलाया जाएगा और उसको हर व्यक्ति को इंजेक्शन लगने के आधा घंटे तक वहीं पे रहना पड़ेगा ताकि अगर कोई किसी प्रकार का रिएक्शन होता है तो उसको वहां पे संभाल लिया जाए। इसी प्रकार से सरकार ने हर जगह पर ये किया है कि किसी भी प्रकार की और जो जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है या कुछ और चीजें बीमारियां हैं, उनके लिए उन लोगों ने टर्शियरी हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको सेंटर वहां बनाए जाएंगे। अगर कोई इस प्रकार की इवेंचुअलिटी, कोई ऐसा रिएक्शन आ जाता है तो उसको वहां पे मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि ये 130 करोड़ जनता को तो एकदम इंजेक्शन नहीं लगेगा। जो सरकार ने आज की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, 30 करोड़ को वो चाहते हैं मार्च तक इंजेक्शन लग जाए। हाँ। ताकि उसके अंदर सबसे पहले वो हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को फ्रंट लाइन को दिएंगे। उसके बाद 50 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, बीमारी के चांसेस ज्यादा है, उनको दिया जाएगा किसी तरह से। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर राय साहब आपके पास फिर आएंगे हम। डॉक्टर अरुण, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर डी.आर. राय साहब कर रहे थे। इनका कहना है कि अभी हाल ही में एक कंपनी ने कहा है कि 2 साल तक जो हमारी वैक्सीन है इससे इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर ऐसा 2 साल तो वैक्सीन बनने में नहीं लगे, महज 2 से 3 या 5 महीने या 7 महीने में अगर वैक्सीन बन जाती है या उसको बना लिया जाता है तो 2 साल की आगे की गारंटी लेना, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है डॉक्टर अरुण? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त कोरोना का इलाज या उसकी वैक्सीनेशन, इसके ऊपर जो भी एक्सपीरियंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि वो हमने अपने पिछले साल भर के एक्सपीरियंस की बिना पर जो हम बोलते हैं, हमने वो बोला है। आगे क्या होने वाला है वो हमारे आगे का ऑब्जर्वेशन ही बताएगा। हाँ, हालांकि ये जो वैक्सीन है ये आनन फानन में नहीं बनी है। जो इसी ग्रुप कोरोना वायरस की जो और 2 बड़ी महामारियां आई हैं, यानी कि सार्स जो 2009 में आई और मर्स, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2012 में अरब के क्षेत्र में आया था, उनके प्लस इबोला की जो वैक्सीन है उसकी डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस फाइजर और एस्ट्राजेनेका को है और जो उन्होंने बेसलाइन इनके लिए तैयार की थी, ये कोरोना की वायरस की जो वैक्सीन है ये उसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। पर स्थिति ये कह पाना कि 2 साल की हम गारंटी लेंगे, ये आई थिंक स्पुतनिक वालों ने कहा है रशिया की, ये मेरे हिसाब से हम मान नहीं सकते, प्रीमेच्योर है ये। ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल ये भी है कि सर ये जो रिएक्शन निकल के सामने आया या फिर साइड इफेक्ट जो आ रहे हैं,
ये जो वैक्सीन का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे कितनी उम्मीद जताएं कि कम से कम कोरोना पेशेंट को देने के बाद, इस ट्रीटमेंट को करने के बाद कम से कम ये तय हो कि इस तरह का रिएक्शन नहीं आएगा? क्या इसकी हम उम्मीद जता सकते हैं? बिल्कुल नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक जो ट्रायल हुई है वो 1.5 से 2 लाख लोगों पे हुई है और बहुत ज्यादा कोई दुष्प्रभाव नहीं मिले। अब सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन सर ब्रिटेन में फाइजर से कुछ रिएक्शन हुआ है लोगों को। बिल्कुल जीरो कोई नहीं होते। आप पोलियो देख लीजिए, मीजल देख लीजिए, फ्लू वैक्सीन देख लीजिए, उसके बाद हल्का बुखार आना, उसके बाद जो लोकल साइट है उस पर दर्द होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना, ये होते हैं। हर वैक्सीन, अगर हम इतिहास उठाते हैं, वो मीजल वैक्सीन हो, चिकन पॉक्स वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो, सब में कोई ना कोई साइड इफेक्ट रहे हैं। बट क्या वो जरूरत से ज्यादा साइड इफेक्ट है जिसको लेके हमें डर हो? एक तरफ कोरोना से मृत्यु का डर है और दूसरी तरफ वैक्सीन का हमारे दिमागों में डर बिठाया जा रहा है कि शायद वैक्सीन से बहुत सारे दुष्प्रभाव हो, पर अभी तक नहीं आया। तो उम्मीद यही है कि आगे चल के भी फेज 4, जिसे हम पोस्ट सर्विलेंस ट्रायल कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं, जो 2 साल तक हमारे को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई दुष्प्रभाव आएगा। कोरोना नया वायरस है, वैक्सीन इतनी जल्दी बनी है, सुदृढ़ तरीके से बनी है, पर मेजर चैलेंज वही क्रॉनिक लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, क्योंकि सिर्फ ट्रायल ही 6 महीने की हुई है, तो कोई ये नहीं बता सकता कि कितनी लॉन्ग होगा। और दूसरा उसकी एफिकेसी, दोनों ही चीजों पे बहुत गहरी नजर रखी गई है ऑथोरिटीज की तरफ से, और आने वाला समय ही बताएगा कि क्या है। इसीलिए लोग जो बेंच फिटर है, आप देखिए वैक्सीन को लेके दुष्प्रभावों को हटा के उसके प्रभावों को बताने के लिए वेरियस कंट्रीज में एक मुहिम चल रही है। हिंदुस्तान में भी एक मुहिम चल रही है जिसमें वैक्सीन से संबंधित जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग डिसाइड कर पाए बिना डरे, बिना हिचके वैक्सीन आगे चलकर लगवा पाए। ठीक है डॉक्टर राय, सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र क्योंकि हम इस खास कार्यक्रम में करते हुए आए हैं और इस खास कार्यक्रम का क्योंकि आखिरी पड़ाव है, सर ये समझाने की यहाँ पर मुझे कोशिश करें, ये जो फंगस की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमने जिक्र भी किया इससे पहले कि ब्लैक फंगस जैसे दिक्कतें हो रही है, इससे आंखों की रोशनी चले जाना, नाक और जबड़े की हड्डी भी इसका शिकार हो रही है, तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। शुरुआती स्टेज में हम कैसे पहचाने कि इस तरह की दिक्कतें हो रही है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस जहाँ तक ब्लैक फंगस के बारे में कहा गया है, अगर आप समझते हैं आपकी नाक के अंदर एक काली सी परत, ड्राई सी परत बन जाती है, सांस में तकलीफ आती है, या आपके जबान के आंख के साथ कोई काला निशान आ जाता है, तब आप और कोरोना से आप सफर कर चुके हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि इसको अगर थोड़ा भी आप लेट करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। और हाँ, ये डॉक्टरों के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, जो अभी डॉक्टर राहुल और डॉक्टर अरुण जी कह रहे थे कि हमको कभी की डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड से दवाइयां हैं, ये आज की तारीख में लाइफ सेविंग हो गई है कोरोना वालों के लिए, हमको 10 दिन देरी चाहिए। और ये जो फंगस का इन्फेक्शन है, जब तक पेशेंट प्रोलॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में होता है, उसको होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। तो अब डॉक्टर के लिए बड़ी समस्या है, मरीज को बचाने के लिए उसको वहां पे रखना भी जरूरी है, अगर वहां से छोड़ देता है तो उसको मरने के लिए जाएगा। तो मैं वही बार एक ही चीज आ जाती है कि हम लोग अभी तक इसके ऊपर तय नहीं कर पा रहे कि हमको आगे क्या करना है। बिल्कुल ये तय नहीं हो पा रहा और जल्द से जल्द जाहिर तौर पे वैक्सीन की यहाँ पर जरूरत है, ताकि बिल्कुल मरीजों को बचाया जा सके और इस तरह का कम से कम रिएक्शन ना हो, इस खतरे से भी कहीं ना कहीं मरीजों को निकाला जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने बात की कोरोना वैक्सीन की, कि कोरोना वैक्सीन कैसे भारत तक आएगी, भारत की तरफ से यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है, और इसके इतर अगर हम देखें तो किस तरह के रिएक्शन अभी निकल के सामने आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया गया है उसके बाद किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही है, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी इस तरह की तकलीफ लोगों को हो रही है, और साथ ही साथ वहां पर एक नए किस्म का कोरोना वायरस देखा गया है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। और ऐसे में अब कोरोना वैक्सीन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लिहाजा इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।